हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी सीरीज क्या होती है, किस तरह उसकी सीरीज याद करें, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस, मीजोमेरिक के एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा और किस तरह हम इससे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे समझे जा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, रेजोनेंस होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो, चलो जी, अब देखो बात करते हैं अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट की ना, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आखिर ये मीजोमेरिक इफेक्ट है क्या। जनरली अगर मैं बात करूं कि मीजोमेरिक आता क्यों है, तो याद रखिएगा कि रेजोनेंस होने की वजह से जो इफेक्ट शो करता है उसी को हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा आज का मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, तो हमारा आज का टॉपिक होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी, चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मीजोमेरिक इफेक्ट। जस्ट अ मिनट, एक हेडिंग दे दूं मैं। आज का हमारा टॉपिक है मीजोमेरिक इफेक्ट। जस्ट अ मिनट। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मीजोमेरिक इफेक्ट आता क्यों है, क्यों और कैसे अराइज होता है। तो इसके बारे में जरा सा हम लिखवा देते हैं आपको कि भाई देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है आपका, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, मीजोमेरिक इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब ये रेजोनेंस की वजह से ये इफेक्ट अराइज होता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, जैसे कि हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स थे। मतलब ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते थे, हम उन्हें कहते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि उसको हम प्लस आई से शो करते थे। उसी के बेस पे यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार के हैं, यानी कि दो टाइप्स के। एक है प्लस एम इफेक्ट और एक है होगा माइनस एम इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या चीज है, ये जो प्लस होगा यहाँ पे, अच्छा, इसी प्लस को हम लोग प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पे भी कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है जी। और माइनस आई को एज सच एज यूजुअल हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी, तो आप समझ गए प्लस एम और माइनस एम के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, अराइज क्यों होता है? ये मीजोमेरिक इफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से ये जो इफेक्ट आ जाए उसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी, चल आगे। अब इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे हमारे को दो टेबल्स मिलती हैं। जस्ट अ मिनट, इसी के बेस पे हमारे को दो टेबल्स मिलती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग इतना जान गए कि मीजोमेरिक जो होता है हमारे पास, वो दो तरीके का हो गया। एक तो प्लस एम इफेक्ट होगा और एक माइनस एम इफेक्ट होगा। आइए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि भाई प्लस एम और माइनस एम की सीरीज को याद करना। प्लस एम सीरीज हम इधर देखेंगे, ठीक है जी, और माइनस एम सीरीज हम इधर देखेंगे। माइनस एम सीरीज, जस्ट मिनट, माइनस एम सीरीज हम इधर देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए इधर हम देखेंगे माइनस एम सीरीज।
तो प्लस एम सीरीज आपको याद कैसे करनी है, या फिर आपको याद किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके बारे में जरा से देख लेते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर प्लस एम में आता है NH2, देन उसके बाद उसके नीचे आता है NHR, देन आता है NR2, उसके बाद होगा आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन आपका होगा NHC डबल बॉन्ड OR, देन होगा आपका OC डबल बॉन्ड OR, देन आपका होगा हेलोजन्स होंगे। और हेलोजन्स का याद रखिएगा, आप जब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे और हेलोजन आए तो हेलोजन का आप कोशिश करिएगा कि -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को आप ग्रेटर प्रायोरिटी दोगे इन कंपैरिजन टू प्लस एम इफेक्ट यानी मीजोमेरिक, ठीक है। इसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे आपको जो नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे नेट इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ही होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर किसमें, कब, जब हम बात करेंगे किसकी, हेलोजन्स की, तो हेलोजन्स में सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड लास्टली होगा अपना फ्लोरीन का, ठीक है जी। ये तो रही हमारी प्लस एम सीरीज, ये हमारी क्या है, प्लस एम सीरीज हो गई, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग माइनस एम सीरीज को भी। माइनस एम सीरीज में सबसे ऊपर माइनस एम का इफेक्ट आता है इसका, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है C ट्रिपल बॉन्ड N का, देन उसके बाद आएगा सल्फोनिक का S डबल बॉन्ड O, कोई बॉन्ड O इधर OH हो जाएगा। उसके बाद आएगा इफेक्ट COH, यानी ये हो गया आपका एल्डिहाइड। देन आ जाता है यहाँ पे X हाइड्रोजन लगा दो, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है इफेक्ट C डबल बॉन्ड OR, उसके बाद आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, देन आ जाता है C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है जी। तो ये रही आपकी ऑर्डर, ठीक है। ये आपका प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर है जो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको ये ऑर्डर नहीं याद होगा, जिस तरह हम याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था सीरीज अगर नहीं याद होगा तो उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर आपको सीरीज नहीं याद होगी तो यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कैसे, आइए देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को हम देखें तो उसके पहले जान लेते हैं क्वेश्चंस को हम कब देखेंगे, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है एप्लीकेशन ऑफ, एक मिनट रुकिए, ब्लैक पेन से इसको करता हूँ, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हम देखने चल रहे हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंटली हम देखने वाले हैं कि भाई बॉन्ड लेंथ, यानी कि याद रखिएगा रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट तो पड़ता ही है। पूछो क्यों? क्योंकि याद करो डबल बॉन्ड जो होता है, जब डबल बॉन्ड होता है, मान के चलो हमारे पास जब मान लो कोई हाइपोथेटिकल एटम या फिर मान लो कार्बन एटम है, ठीक है। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, पाई। दूसरा जो सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पाई, और तीसरा भी बनेगा वो भी कहलाएगा पाई। मतलब पहला बॉन्ड जो बना वो सिग्मा है, दूसरा पाई है, तीसरा भी पाई है। तो याद रखिएगा रेजोनेंस है क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही तो डीलोकलाइज्ड हो जाता है, हो जाना होता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो मान लो किसी भी एलिमेंट में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है, अगर यही शिफ्ट हो गया कहीं और
तो यहाँ पे क्या बना, सिंगल बॉन्ड बचा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में इसी वजह से हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, इसी वजह से हम एप्लीकेशन में इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला एप्लीकेशन हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के बारे में। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। जिसको थोड़ा ये लेक्चर धीरे लग रहा होगा, प्लीज़ आप लोग इसको 1.5 पे देखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा प्रॉपर लिखना पड़ रहा है, दैट्स वाई लिटिल बिट टाइम कंज्यूम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो पहला हमारा एप्लीकेशन होगा बॉन्ड लेंथ का। तो इसको जानने से पहले आप लोग याद रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर कैसे आप समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आप लगाइए हेडिंग, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। याद रखना, अब हम बॉन्ड लेंथ को BL से लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, याद रखना लंबाई की, सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। देन उसके बाद आपका उससे बड़ा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। देन उससे छोटा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। देन उससे छोटा होता है प्रॉपर डबल बॉन्ड। देन प्रॉपर डबल बॉन्ड से छोटा होगा आपका पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। देन उससे छोटा होगा आपका प्रॉपर ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या फिर मैं कहूँ दोनों एक दूसरे के वाइसी वर्सा हैं। क्यों भाई, अगर अकेला है तो सबसे लंबा होगा, अगर जितने ज़्यादा लोगों के साथ होगा उतना उसे छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है कंपेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। दिए हुए कंपाउंड में आपको कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये आपको बताना है। और ये कौन कौन से कंपाउंड्स दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका पहला कंपाउंड। और दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे लगा है H लगा है, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ H, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो H यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है CO का सबसे अच्छा, CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो देखो ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन, तो मतलब वो कहने का मतलब आपको ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से बॉन्ड लेंथ सबसे लंबे हैं, कौन से छोटे हैं, उस हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो देखो बॉन्ड लेंथ हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन किसका, मेसोमेरिक का, तो इसका मतलब रेजोनेंस कंफर्म इफेक्ट करता है, जी हाँ। तो आइए देख लेते हैं पहले किसमें कितने रेजोनेंस हो रहे हैं या फिर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अगर मैं पहले वाले कंपाउंड की बात करता हूँ तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आपका पड़ा है, ये आपका रेजोनेंस करेगा, और एक बॉन्ड अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आपका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की संभावना है, ठीक है, या फिर बनेगी। और यहाँ पे अगर आपके, अच्छा इसमें मैंने बनाया नहीं डायग्राम, जस्ट मिनट, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो आप समझिए इससे हमारे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा रेजोनेंस करेगा
और पूरा का पूरा अगर रेजोनेंस करेगा तो इसमें टोटल आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि फिनॉल का होता भी है। ठीक है, अब पहले वाले का जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको हमने ए दे दिया था नाम। दूसरे वाले के कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम लोग बी नाम दे दिए थे, तीसरे वाले को सी दे दिए थे और चौथे वाले को नाम डी दे दिए थे। अब आप ये समझो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। आप ये समझो, देखो यहाँ पे पहले वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि क्या है, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड। और जो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड होता है, अभी मैंने तो बताया ना, जब प्रॉपर सिंगल बॉन्ड ये वाला है, ये चीज़ जो मैंने बताया, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होगा। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा किसका होगा। बॉन्ड लेंथ का अगर मैं ऑर्डर बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मान लो ऑर्डर, किसका ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ए वाले का। देन उससे छोटा, देखो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इट मीन्स ये वाला बॉन्ड सिर्फ 2 बार टूटेगा, है जी। यहाँ पे मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, तो देखो ना, सिंगल बॉन्ड के बाद पार्शियल डबल बॉन्ड ही तो सबसे ज़्यादा लेंथ रख रहा है अपनी। ठीक है, तो दैट्स वाई ए के बाद आ जाएगा बी, देन उसके बाद आ जाएगा सी, देन उसके बाद आ जाएगा डी। देखो डी सबसे लास्ट क्यों गया। अब आप कहोगे भैया इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ यार, स्टेबिलिटी की बात बेशक, हम यहाँ स्टेबिलिटी की बात थोड़ा कर रहे हैं, हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ये वाला बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये बार बार टूटेगा, बार बार बनेगा, बार बार टूटेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी बार बॉन्ड्स वहाँ पे डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, चल अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। या अच्छा, इस क्वेश्चन से एक बात बड़ी अच्छी निकल के आती है, एक स्टार पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा। आप एक स्टार पॉइंट नोट करिए। अगर सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस अगर सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ता है तो याद रखिएगा इसका बॉन्ड लेंथ फिर घट जाएगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ता है, तो याद रखिएगा ये इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, आप समझिएगा। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, है ना। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बार बार, है ना जी। चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया पी, इस वाले बॉन्ड को हमने नाम दे दिया क्यू, और इस वाले बॉन्ड को हमने नाम दे दिया आर, और इस वाले बॉन्ड को हमने नाम दे दिया, जस्ट अ मिनट, और इस वाले बॉन्ड को हमने नाम दे दिया एस। ठीक है जी। चल कंपेयर क्या करना है इसमें भी, आपको कंपेयर करना है वही कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को, और सारे में पी क्यू आर एस हमारे पास बॉन्ड दिए हुए हैं, तो इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, किस चीज़ का, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर आप बात करिए तो देखिए इसमें कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्डेड अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कंजुगेशन नहीं बन रहा है ना ए वाले में, पहले वाले में। तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, या फिर अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा कोई। अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, दैट्स वाई। उसी तरह यहाँ देखो एक बॉन्ड दिया है,
एक बॉन्ड ये दिया है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ कंजुगेशन बन रहा है। कैसे? देखो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पाई देन सिग्मा देन पाई, तो पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, तो यहाँ पे हमारे को 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे 2RS। और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो देखो ना कंजुगेशन कैसे बना, देखो यहाँ पे पाई देन सिग्मा देन पाई देन सिग्मा देन पाई, और यहाँ पे देखो ना एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। अब इस केस में हम डिसाइड कैसे करें? सिंपल बात है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, याद रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? एस का होगा, एस का, तो एस का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा जी। देन उसके बाद किसका होगा? देन सबसे क्यों 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 क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड, अब उसके बाद सेकंड नंबर किसका होगा? सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे होगा किसका? सेकंड नंबर पे होगा आर वाले का। सेकंड नंबर पे आर वाले का क्यों हुआ? देखो आर वाला सेकंड नंबर पे क्यों आया? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ इसलिए क्यों से ज्यादा, क्योंकि आर वाला क्या है, देखो आर वाले के यहाँ पे ऐसे नीचे लिख लो, इसकी वजह लिख लो, रीजन। इसका रीजन है कि यहाँ पे ये देखो 2 बार आर वाला जो है 2 बार ऐसे लिख लो हिंदी में, 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इसमें, 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इसमें, ठीक है। क्यों भाई? देखो एक बारी होगा क्या, ये वाला इसका जो एक बॉन्ड है ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया, तो मतलब ये चला गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, सॉरी हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। याद करो यहाँ पे सिंगल के बाद क्या था? पार्शियल वाला ही तो सबसे आगे था, सिंगल के बाद पार्शियल वाला ही सबसे आगे था, दैट्स वाई यहाँ पे आर आ गया। देन उसके बाद हमारा आता है क्यू, देन आता है लास्ट में पी, लास्ट में पी क्यों? क्योंकि अच्छा क्यों वाला क्यों है? क्योंकि ये भी तो टूटेगा, तो उसके पास भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये क्या है? पी वाला तो प्रॉपर डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसका ये ऑर्डर आता है, ठीक है जी। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होगी बातें अब। चलो इतनी बात सबको समझ में आ रही? चलिए अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब याद करो हम एप्लीकेशन पढ़ते थे, तो इसका भी एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन सबका होता था स्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का होगा, तो हेडिंग लगा देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखिए अगर आपको अच्छा इंटरमीडिएट्स में भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्बोकैटायन की। यानी कार्बोकैटायन कौन? जिससे पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि वो कैसा है? गरीब है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा हमारे पास पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है ना हमें, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जस्ट अ सेकंड। स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबसे पहले आपको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऐसा कार्बन जो कि सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हो, ठीक है जी। सैचुरेटेड मतलब समझ रहे हो क्या? सिंगल बॉन्डेड, ग्रेटर होगा
और किसके कंपैरिजन में? अनसैचुरेटेड के। अनसैचुरेटेड में आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर इससे बात नहीं बनी तो आपको क्या देखना पड़ेगा? देन आपको देखना पड़ेगा एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, वो भी रेजोनेंस का एक्सटेंशन, मतलब कि एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस। देन उससे भी काम ना बना तो आपको अब आना पड़ेगा किससे? सीरीज से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम के, जो डोनेटिंग ग्रुप है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, जो कि डोनेटिंग ग्रुप है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के और माइनस एम के। याद रखना, पहले माइनस आई देखेंगे देन माइनस एम देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है जी। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, जो कि क्वेश्चन ऐसा है। ए है आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, बी दिया है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सी दिया है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, एंड ठीक है, तीन ही दिया है, आप इसको बताइए। चल, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे जो नॉर्मल कार्बन है, इसकी EN हो जाती है, यहाँ पे इसकी EN हो जाती है 2.5, ठीक है। और आपकी अगर मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की EN हो जाती है 2.25, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की EN होती है 3.25 के आसपास। तो दैट्स वाई इसका ऑर्डर बन जाएगा आपका A देन B देन C। खैर ये तो मतलब कि दूसरे पर्सपेक्टिव से भी हो गया। तो अब हम थोड़ा सा सीरीज़ बेस्ड करते हैं, सीरीज़ बेस्ड देखते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है ये है कि यहाँ पे दिया है एक एल्किल ग्रुप दिया है, अटैच्ड है एक और एल्किल ग्रुप से। देन आपका यहाँ पे है कार्ब कैटायन, मतलब यहाँ पे टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये आपका ए है। बी दिया है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देन सी दिया है आपका CH2 पॉजिटिव OH, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डी आपका दिया है CH2 सॉरी डी आपका दिया है CH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। तो आपको इसमें ऑर्डर बताना है इसके स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए, पहली चीज़ तो सबसे पहले वाले कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी वजह से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा, नो RS, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे हमारे पास 3 बल्कि ग्रुप हैं, मतलब 3 प्लस आई देने वाले ग्रुप हैं। प्लस आई, इसका लगेगा प्लस आई, इसका भी लगेगा प्लस आई ग्रुप, ठीक है जी। 3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, देने का काम करते हैं, इसको स्टेबल करेंगे। अब नेक्स्ट में बात करूं तो देखो यहाँ पे कंजुगेशन बन रहा है। कैसा कंजुगेशन? देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अगर यहाँ पे कंजुगेशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा। और अगर रेजोनेंस कैसे होगा? एक बारी ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, और एक बार ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे हमारे पास? यहाँ पे 2 RS बनेंगे। अब टी वाले में देख लो, टी वाले में भी कंजुगेशन बन रहा है भाई, अगर आप देख पाओ तो। लेकिन यहाँ पे हमें कंजुगेशन से नहीं, यहाँ पे हमको सीरीज से काम चलाना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लगेगा प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि OH का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम लगता है। होगा क्या, ये लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना तो कार्ब कैटायन खत्म हो गया, ठीक है। तो और बचा लास्ट वाले का आप देखो तो CH2 जो है, CH2 का कैसा इफेक्ट है? सॉरी, देखो अब CH2 का यहाँ पे कैसा इफेक्ट है?
अगर हम देख पाए ध्यान से तो आप देखो यहाँ पे इसका ये एज अ एक्ट करेगा एज अ माइनस आई की तरह, ठीक है। तो अब देखो अगर आप जरा सा सीरीज वाइज देखो तो मीजोमेरिक की कंपैरिजन हम जाल देखते हैं तो बहुत अच्छे से, तो प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से सबसे पहले इसका इफेक्ट सबसे पहले आ जाता है। सबसे आगे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? सी ऑप्शन, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल करेगा रेदर देन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बी वाला। बी क्यों? क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पे बोला था हमारे को एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस भी बहुत स्टेबलाइज करवाएगा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बी के बाद क्या आएगा? याद रखना बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा डी। डी क्यों? देखो ना भाई, गरीब आदमी है, गरीब आदमी को आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, ऊपर से आपने क्या किया? गरीब से ले लिया। देखो ना CH2 पॉजिटिव था, इसको हुआ क्या? COH ग्रुप जो है, यानी कि ये जो है ये क्या है? CHO ग्रुप, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा? CH2 एक तो गरीब था, उसका ऊपर से और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन करवानी थी, मतलब CH2 पॉजिटिव को और स्टेबल करवाना था, लेकिन ये तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, इस वजह से ये सबसे लास्ट में आ जाता है। ठीक है, चल आगे बड़ी काम की बात देख लेते हैं, बहुत जरूरी बात। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ कुछ स्टार वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करके आप देख सकते हो, या फिर ऐसा कुछ। पहला क्या है? व्हेनेवर इंटरमीडिएट और लोन पेयर प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड एटम इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इन द डबल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि आप ये समझो कि हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन बन रही है। पहला, अच्छा यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, व्हेनेवर इंटरमीडिएट और लोन पेयर प्रेजेंट। इंटरमीडिएट की बात अगर मैंने कर दिया तो याद रखो इंटरमीडिएट में 3 चीजें आ गई हैं जी, क्या क्या? कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल। इसके अलावा कह रहा है या तो लोन पेयर भी आ जाए, होगा प्रेजेंट। अच्छा, प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट होना, प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड एटम it will not participate in resonance। तब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बना के दिखा दूं कि भाई कौन किस की बात कर रहा है ये, मान के चलो ये रहा हमारे पास कैटायनिक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसके बाद आ जाएगा हमारा एनायनिक, इसके बाद हमारा आ जाएगा रेडिकल वाला, और लास्ट वाला हमारा आ जाएगा लोन पेयर वाला। मतलब इन 3 चीज़ों के बारे में कह रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये जो है पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं करेंगे। मतलब ये कैटायन हो गया, ये जो है एनायन हो गया, ये रेडिकल, ये लोन पेयर, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन होगा क्या? इसके अंदर का जो बॉन्ड है वो सिर्फ साइक्लिक रेजोनेंस कर सकता है। कहने का मतलब ये इधर से इधर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ चला जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, मतलब इंट्रासाइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन अब ये कहो कि आप बाहर वाले इस रेडिकल, इस लोन पेयर को इन्वॉल्व करो तो ये पॉसिबल नहीं है, और दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इन तीनों चीज़ों में ये 3 चीज़ें तो हमारी कहलाती हैं इंटरमीडिएट। ये क्या कहलाती हैं हमारी? ये तीनों चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? यही कहलाती हैं हमारी इंटरमीडिएट्स। अब बचा ये हमारा लोन पेयर, ठीक है, ये रहा हमारा लोन पेयर। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप लोग? चलिए
और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि देखो भाई, जो हमारा एम इफेक्ट होगा, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एम इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स, एम इफेक्ट्स, एम इफेक्ट जो है, एम इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स एट, एम इफेक्ट केवल और केवल कहाँ एप्लीकेबल होगा? सिर्फ दो जगह, याद रखना, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। सिर्फ एम इफेक्ट दो ही जगह एप्लीकेबल है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। समझ में आई बात? ऑर्थो और पैरा इफेक्ट, पैरा पोजीशन पे ही ये एम इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आई बात? अभी ऑर्थो पैरा है क्या, जरा जान लेते हैं। मान लो ये रही बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन, ये रही बेंजीन। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पेन चेंज कर लेता हूं, ये कहलाता है ऑर्थो, ये कहलाता है मेटा, ये कहलाता है पैरा। अब इसी तरह इसके उल्टा भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इधर बात करूं तो ये भी हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा, ये भी ऑर्थो, ये भी हो जाएगा पैरा। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो देन नेक्स्ट बात अगर करूं मैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर करूं तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कि देखो, whenever any group present at meta position, whenever any group present at meta position, whenever any group present at meta position, it will show only inductive effect only, it will show only I effect। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when M effect at ortho, when M effect at ortho and para, when M effect at ortho and para is same, अगर जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए तब क्या करें? देन वी हैव टू कंपेयर it by I effect, अब सेम हो जाएगा तब हमें इंडक्टिव इफेक्ट से ही कंपेयर करना पड़ेगा, उसके कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके आगे एक और बात है, आई इफेक्ट, जैसा कि एज क्यों भाई, क्यों आई इफेक्ट से ही देखना पड़ेगा? क्यों? एज आई इफेक्ट जो है, एज आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो
position, distance of ortho position, and that have maximum, and distance of ortho position have maximum, have maximum, have maximum आई इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता ही अभी बताया मैं, ऑर्थो पोजीशन पे आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम, एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आई इफेक्ट एंड पैरा पोजीशन हैव मैक्सिमम, पैरा पे मिनिमम होता है, ऑर्थो पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो पैरा पे तो मिनिमम होगा, लेकिन ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। हैव मिनिमम आई इफेक्ट, अब ये बात आप याद रख लेना, लेकिन अब मैं एक रिकैप दे रहा हूँ या फिर सीधी बात समझा रहा हूँ जिसको ना समझ में आया हो। देखो, ऑर्थो और पैरा ये तो एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर बात मेटा की आ गई तो मेटा पे सदैव आई इफेक्ट की ही डोमिनेंसी होगी। ठीक है, आई इफेक्ट की ही हमेशा इस पे डोमिनेंसी होगी मेटा पे, ये बस बात आप याद रखिएगा। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को? चलिए, ये तो वही बात हो गई। इससे रिलेटेड जो अभी मैंने ऊपर पॉइंट लिखवाया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। मान लीजिए यहाँ पे है कार्बोकेटायन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे अटैच है फ्लोरीन, ये हमारा ए कंपाउंड, देन हमारा यहाँ पे है बी कंपाउंड, देन ये रहा हमारा बी कंपाउंड, देन ये रहा हमारा सी कंपाउंड, एंड देन ये हमारा रहा डी कंपाउंड। देखो, अगर आप एक बात देख पा रहे हो तो आप ये समझो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं सब एक ही ग्रुप में हैं। पैरा पोजीशन पे ही फ्लोरीन भी लगा है, पैरा पे क्लोरीन भी है, पैरा पे ब्रोमीन है, पैरा पे आयोडीन भी है। तो अब इसको आप कंपेयर कैसे करोगे? याद रखना, इसको सिंपल सी कंपेयर करना है। देखो, डिस्टेंस सेम है, याद करो। मीजोमेरिक का जब मैं अभी करवाया था वो सीरीज, तो देखो ये बात, नेट इफेक्ट हम किसका देखेंगे? नेट इफेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं किसका? नेट इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का, और सबसे ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट किसका आ रहा है? आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। पोजीशन सेम है, देखो पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका आएगा? आयोडीन का। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? डी, देन सी, देन बी, देन ए विल बी द ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। देन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगले लेक्चर में चलेगा। ओह, लाइन में क्यों खींच रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवाना है अभी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको दिखानी है यहाँ पे भी। ये हमारा कंपाउंड ए है, बी आपको दे रखा है CH2 के साथ आपको मिलेगा वेनरालिया OH। कंपाउंड सी आपका है, जस्ट अ मिनट, कंपाउंड सी है CH2, देन आपका डी दे रखा है CH2
ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्ब कैटायन को। याद रखिए कार्ब कैटायन तभी स्टेबल होगा जब आप उसके साथ अटैच करवा दिए प्लस एम ग्रुप या फिर प्लस आई ग्रुप। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो OH, तो आपने इफेक्ट में देखा होगा OH सीरीज याद रखिएगा, सीरीज याद होगा तभी को होगा। देखो ना, ये रहा OH का कैसा इफेक्ट है, OH का कैसा इफेक्ट है, देखिए OH का कैसा इफेक्ट आ रहा है, प्लस एम। तो देखो ना, OH का कैसा इफेक्ट लगेगा, OH का लगेगा प्लस एम इफेक्ट। अब अगर OH का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट, OH का कैसा इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेगा, यहाँ पे आएगा, और इसका कैसा इफेक्ट लग गया, प्लस एम। और मेसोमेरिक इफेक्ट पहला पोजीशन पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन याद रखना मैंने वही बताया था, मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो चाहे वो प्लस एम सीरीज का ही क्यों ना हो, इफेक्ट वो ओवरऑल शो करेगा माइनस आई वाला ही। तो यहाँ पे ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे इफेक्ट शो करेगा माइनस आई। तो गरीब ऊपर से और गरीब कर रहा है। तो सी वाला क्या है, सी वाला यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे तो मैंने कहा था ऑर्थो हो या तो पैरा हो, इन दोनों पे इफेक्ट ये शो करेगा प्लस एम, ठीक है। और लास्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखिए ऑर्डर जो आपका बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा। अच्छा, इसका प्लस एम इफेक्ट भी लगेगा और OH का क्या होता है, माइनस आई भी होता है, लेकिन आई यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसका कुछ आई भी लगेगा, तो आई एक तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये कम दूरी की वजह से थोड़ा थोड़ा खींच ही लेगा बल्कि, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगी ए की। देन ए के बाद आता है हमारा सी वाला ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट नज़दीक में। देन सी के बाद आता है हमारा इफेक्ट डी। याद रखना सी के बाद डी आएगा। डी कह रहा है हमको कोई कम से कम तंग तो नहीं करने वाला है, रेदर देन कि बी वाले का इलेक्ट्रॉन एक तो गरीब था ये कैटायन, ऊपर से इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके भी चला जा रहा है, तो इसकी वजह से सी के बाद आया डी, देन डी के बाद आया बी। सबको समझ में आया क्या, ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो आप लोग को। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट करिए, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज़ इस सीरीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, इससे आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये मैं लिखित दे रहा हूँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी।